Hello my dear children, I hope all of you are fine. तो हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग, वचन और कारक का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग पिछले कक्षाओं में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कोई स्त्री या पुरुष ही हो। संज्ञा शब्द, आप संज्ञा के बारे में जानते हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी संज्ञा शब्द को पढ़कर या सुनकर हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1, पुल्लिंग, जिन शब्दों से किसी संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध हो, जैसे लड़का, घोड़ा, धोबी, पर्वत, दरवाजा आदि। बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको उनको सुनकर उनसे कोई भी सेंटेंस बनाकर आप ये पता लगा सकते हो ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। नंबर 2, स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से किसी संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध हो, जैसे लड़की, घोड़ी, धोबिन, पुस्तक, नदी आदि। दुनिया में कोई भी संज्ञा शब्द हो, उसे सुनकर या पढ़कर जब हमें उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले, वही लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों देखो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलकर लिखा गया है। जैसे पुरुष का महिला, माली का मालिन, चींटी का चींटा, हाथी का हथिनी, कबूतर का कबूतरी, श्रीमान का श्रीमती, बैल का गाय, भाई का बहन, राजा का रानी, अध्यापक का अध्यापिका। एक बात ध्यान देने की है बेटा, जैसे राजा का स्त्रीलिंग शब्द रानी होता है, लेकिन विलोम शब्द नहीं होता। बहुत से बच्चों से पूछा जाता है राजा का विलोम शब्द, तुरंत बोलते हैं रानी, लेकिन वो गलत है। राजा का विलोम रंक होता है और स्त्रीलिंग शब्द रानी होता है। आगे देखिए, गायक का गायिका, शेर का शेरनी, बादशाह का बेगम, युवक का युवती, पंडित का पंडिताइन, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, सुनार का सुनारिन, नर्तक का नर्तकी, सेवक का सेविका। इन शब्दों के अलावा और भी बहुत से शब्द होते हैं जिनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदला जाता है, और इनका कोई भी नियम नहीं है कि इस नियम के अनुसार इनको हम ऐसे बदलेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्दों को आपको याद करना है। 2-3 बार रिवाइज करो और आपकी पुरानी जो कक्षाओं की किताबें हैं उनमें से पढ़ो, नेट से पढ़ो, जहाँ से भी जितने शब्द आपको मिले उनके आप लिंग परिवर्तन याद कर सकते हो। अंत में यहाँ पर कुछ लिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं, या तो पुल्लिंग में ही रहते हैं या स्त्रीलिंग में ही, और उनको
लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा का प्रयोग किया जाता है, और जो शब्द पुल्लिंग में रहते हैं स्त्रीलिंग में रहते हैं उनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं, उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। एक दो पर्वतमालाएं हैं जो कि अपवाद हैं, जैसे अरावली। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि ज़्यादातर फलों के नाम भी पुल्लिंग में ही रहते हैं। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा ये सब सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। चांदी स्त्रीलिंग में आता है। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद आदि। ग्रहों के नाम जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग में आता है। तो एक दो अपवाद होते हैं, बाकी जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं वे ज़्यादातर पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे महीनों के नाम चैत्र से लेकर फाल्गुन तक सभी पुल्लिंग में रहते हैं, और जो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं उनमें भी मार्च, अप्रैल और जून ये सब पुल्लिंग में ही होते हैं। मई और जुलाई को छोड़कर वो स्त्रीलिंग में आते हैं। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल सभी पुल्लिंग में रहते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, और नगरों के नाम भी सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो आगे हम फिर से लिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी ही पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो शब्द सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि नदियों के नाम, कोई भी नदी का नाम हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम आदि सभी ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले पेज में आपको बताया था कि जो नर या मादा का प्रयोग करके हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो नियम प्राणियों के नाम में ही लगता है। तो कुछ प्राणियों के नाम भी हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं। उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए हम उस शब्द के पहले नर या मादा का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कछुआ हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है, अगर हमें स्त्रीलिंग लिखना है तो मादा कछुआ। अगर वहाँ दिया हुआ है कि मादा कछुआ का पुल्लिंग रूप बताओ तो आपको सिर्फ कछुआ लिखना है, ना कि नर कछुआ, क्योंकि कछुआ पुल्लिंग में ही होता है, सबको पता है। सिर्फ स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही खरगोश, मादा खरगोश, तोता, मादा तोता आदि। और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना, जैसे अगर वहाँ छिपकली दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, और उसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर छिपकली लिखेंगे। कोयल तो नर कोयल, मछली तो पुल्लिंग रूप नर मछली। लेकिन अगर कभी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि नर मछली का स्त्रीलिंग रूप लिखो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और तुरंत से लिख देते हैं मादा मछली। वो गलत है, क्योंकि मछली हमेशा
स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, तो उसमें मादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। नर मछली का स्त्रीलिंग रूप होगा सिर्फ मछली। तो ये बातें ध्यान रखने के लिए बताई गई हैं। तो बेटा इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और लिखकर याद करना है। इस प्रकार हमने लिंग संबंधी जानकारी को पढ़ा और सीखा। अब हम वचन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, वचन की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। मतलब कि किसी भी संज्ञा शब्द का हमें ये पता चले कि ये एक है या एक से ज़्यादा है, तो उससे हम वचन कहेंगे। वचन के भी दो भेद होते हैं। एक वचन जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक होने का बोध हो, जैसे लड़का, घोड़ा, दरवाज़ा, पुस्तक, लड़की, घोड़ी, नदी आदि। और नंबर 2 बहुवचन, जिन शब्दों से किसी संज्ञा के दो या दो से अधिक होने का बोध हो तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, घोड़ियाँ, दरवाजे, पुस्तकें, लड़कियाँ, नदियाँ आदि। तो बच्चों, वचन परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। तो उन नियमों को याद करके हम किसी भी संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम वचन परिवर्तन और वचन परिवर्तन संबंधी नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखकर पढ़ते हैं जिनको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया है। जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, बेटा का बेटे, बेटी का बेटियां, सलाई का सलाइयाँ। इनमें देखो, जिनमें एक ही मात्रा होती है उनमें कॉमन होती है। जैसे कि जिन शब्दों में अंत में बड़ी ई की मात्रा है उनको बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा और या का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम नियम याद करके इन शब्दों के अगर बहुवचन ना भी याद करें तो आराम से हम लिख सकते हैं। बहू का बहुएं, बात का बातें, गधा का गधे, चिड़िया का चिड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ। अब इनमें देखो सिर्फ हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। चिड़िया में सिर्फ चंद्र बिंदु और बुढ़िया में सिर्फ चंद्र बिंदु, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द इया प्रत्यय से बने हैं और इनके नियमों को हम आगे पढ़ेंगे। पंखा का पंखे, कथा का कथाएं, दिशा का दिशाएं, हिजा का हिजाएं, मछली का मछलियाँ, छुट्टी का बहुवचन छुट्टियाँ, लता का लताएं, दुआ का दुआएं, तोता का तोते, मेला का मेले, घड़ी का घड़ियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, बस्ता का बस्ते। तो इस प्रकार से हम इस दुनिया में हजारों लाखों शब्द ऐसे हैं, संज्ञा शब्द, जिनको हमें वचन परिवर्तन करना पड़ता है। अब हम आगे जिन नियमों का अध्ययन करेंगे तो उन 7-8 नियमों को याद करके हम इन सभी शब्दों को बिना याद करे भी आसानी से वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनको याद करके हम आसानी से वचन परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे नियम नंबर 1, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ या आ की मात्रा होने पर बहुवचन बनाते समय आ को ए में तथा आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल देते हैं।
तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है पहले तो कि शब्द कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग, और उसके अंत में आ की मात्रा अंत में लिखा है मतलब लास्ट में ही आपको देखनी है और कहीं पर नहीं देखनी है। जैसे कौआ का कोए, तोता का तोते, बस्ता का बस्ते। अब जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें आ की मात्रा है अंत में, उनको हम आसानी से बिना याद करे भी वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो नियम नंबर 2, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा होने पर बहुवचन बनाते समय आ की मात्रा को ए में बदलकर कोई मात्रा ना होने पर ए की मात्रा उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि लता से लताएं, महिला से महिलाएं, कथा से कथाएं। तो अगर स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा है तो उसमें हम ए जोड़ेंगे, ए प्लस चंद्र बिंदु। और अगर कोई मात्रा नहीं है स्त्रीलिंग शब्दों में तो उसमें हम ए की मात्रा और अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इन नियमों को बच्चों आपको याद करना है। जैसे रात से रातें, चादर से चादरें, दीवार से दीवारें आदि। इन नियमों को याद करने से आपको वचन परिवर्तन में बहुत हेल्प मिलेगी। नियम नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई या ई की मात्रा होने पर बहुवचन बनाते समय ई को ई तथा ई की मात्रा को ई की मात्रा में बदलकर या जोड़ देते हैं। जैसे मैंने शब्दों में बहुवचन बनाते समय आपको बताया था, जिन स्त्रीलिंग शब्दों में ई या ई की मात्रा है तो उनमें जिनमें ह्रस्व ई है उनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ या जोड़ना है। लेकिन जहाँ दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है वहाँ पर आपको उसको लघु में परिवर्तित करके फिर या जोड़ना है। जैसे मिठाई से मिठाइयाँ, दवाई से दवाइयाँ, कहानी से कहानियाँ, खुशी से खुशियाँ आदि। तो बच्चों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में उ या उ की मात्रा होने पर बहुवचन बनाते समय दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ तथा दीर्घ ऊ की मात्रा को ह्रस्व ऊ की मात्रा में बदलकर ए जोड़ देते हैं। जैसे ई और ई का नियम हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही ऊ का नियम है, उसमें या जोड़ा था और इसमें ए जोड़ना है। और अगर ह्रस्व ऊ है तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ ए जोड़ देना है। लेकिन दीर्घ ऊ होने पर उसको हमें लघु में परिवर्तित करके फिर ए जोड़ना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या प्रत्यय होने पर बहुवचन बनाते समय सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चिड़िया और गुड़िया का सिर्फ चंद्र बिंदु लगाते हैं। ऐसे ही चूहिया से चूहियाँ, गुड़िया से गुड़िया, चिड़िया से चिड़िया। नेक्स्ट नियम देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में कोई मात्रा न होने पर तथा ई और ई की मात्रा होने पर उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक समान रहता है। मतलब ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है या ई की मात्रा होती है तो उनका एक वचन और बहुवचन एक समान रहता है। लेकिन वाक्य के अनुसार उनमें ओ या यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़, बंदर, आदमी, व्यक्ति आदि। जैसे कि हम एक बंदर के लिए भी बोलते हैं पेड़ पर बंदर बैठा है, लेकिन पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। अब बंदर को एक वचन में एक के लिए और बहुत सारे बंदरों के लिए हमने सिर्फ बंदर का प्रयोग किया है। लेकिन पेड़ पर बंदर बैठा है और पेड़ों पर मतलब बहुत सारे पेड़ों पर,
तो वाक्य के अनुसार हमने ओ का प्रयोग किया। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं बनता है, जैसे प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर आदि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, हवा, रोशनी आदि। तो इस प्रकार से आपने वचन परिवर्तन के नियमों को पढ़ा और उसकी परिभाषाएं और प्रकार को पढ़ा। बच्चों, आपको इनको एक बार पढ़कर ही छोड़ देना नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करके याद करना है और फिर एक वचन से बहुवचन, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्दों को परिवर्तित करके लिखकर आपको अभ्यास करना है। इसके बाद अब हम कारक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कारक का परिचय जानते हैं कि कारक क्या है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, या कोई और वाक्य, कोई भी वाक्य हम जब लिखते हैं तो वाक्य में आए शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों जैसे ने, का आदि का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के बिना वाक्य अधूरा रहता है, हम उसका अर्थ समझने में असमर्थ रहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कारक के अनुसार ही किया जाता है और इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर कारक की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे कारक कहलाते हैं। और कारक के अनुसार प्रयोग किए गए चिन्हों को परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो आगे हम कारक के भेदों का अध्ययन करेंगे। कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। मतलब वाक्य में जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो वहाँ पर कर्ता कारक माना जाता है। और अगर वाक्य में पूछा जाए कि विभक्ति चिन्ह का क्या है, तो ने विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा तथा कोई अंग विकार होने पर। संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, भय के लिए तथा किसी की तुलना करने के लिए। संबंध कारक का, की, के और रारी, रे। अधिकरण कारक मैं, पर और संबोधन कारक हे, ओ, अरे। देखो बच्चों, आप इनके विभक्ति चिन्हों के आधार पर भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। लेकिन जैसे कर्म कारक है, इसमें को कहीं कहीं पर साइलेंट होता है, छिपा रहता है, तो हमें वाक्य के आधार पर पता लगाना होता है। जैसे वह विद्यालय गया, तो वह विद्यालय को गया, इस प्रकार से। तो इनका हम आगे विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए कारक के भेदों के उदाहरण। यहाँ पर आपको प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह उदाहरण देकर समझाए गए हैं। जैसे कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण देखो, माली ने पौधे लगाए, मैंने खाना खाया। इस प्रकार से कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर कर्ता कारक है और विभक्ति चिन्ह ने। नंबर 2, कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। उदाहरण,
माली पौधों को पानी दे रहा है, या वह विद्यालय गया। अब यहाँ पर देखिए वह विद्यालय को गया, अतः यहाँ पर कर्म कारक है। नंबर 3, करण कारक विभक्ति चिन्ह है से। अब अपादान कारक और करण कारक का विभक्ति चिन्ह एक ही होता है से, लेकिन हमें अंतर कैसे करना है। करण कारक में से का प्रयोग के द्वारा या कोई अंग विकार के लिए होता है। मतलब किसी काम के लिए हमें जब हेल्प ली जाती है या किसी के कोई अंग विकार होता है, वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे उदाहरण देखो, चाकू से फल काटो, फल को काटने के लिए चाकू की हेल्प ली। या वह कान से बहरा है, कान से बहरा है मतलब कि अंग विकार है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह है को के लिए। कर्म कारक की तरह यहाँ भी हम को यूज करते हैं, लेकिन वह को के लिए के अर्थ में ही प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, हवन के लिए सामग्री लाओ, या वह पढ़ने के लिए पुस्तक लाया। नेक्स्ट, अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, सेम करण कारक की तरह, लेकिन वहाँ हेल्प के लिए प्रयोग किया गया था। यहाँ पर वाक्य में किसी चीज़ को अलग होने के अर्थ में, या भय मतलब डर के लिए, या फिर किसी की तुलना करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता वृक्ष से अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। और चोर सिपाही से डरता है, यहाँ पर भी अपादान कारक, क्योंकि डर लग रहा है। या और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं तुलना करने के लिए, कि राम श्याम से छोटा है, तो वहाँ पर भी कौन सी विभक्ति होगी, अपादान कारक और से विभक्ति चिन्ह। तो इस प्रकार हमें कंफ्यूज नहीं होना है अपादान और करण में। उसका जो ब्रैकेट में अंतर लिखा हुआ है, डिफरेंस, वो आपको याद रखना है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है काकी के और रारी रे। रारी रे का प्रयोग ज़्यादातर सर्वनाम के साथ होता है। उदाहरण जैसे, तुम मोहन के भाई हो, या यह तुम्हारी पुस्तक है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है मैं और पर। उदाहरण देखिए, पेड़ पर बंदर बैठा है, या टोकरी में फल रखे हैं। और लास्ट है संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह है हे ओ अरे। उदाहरण देखो, अरे तुम कब आए, या हे भगवान ये क्या हो गया। इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं और उनके सभी के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इनको आपको कारक के नाम विभक्ति चिन्ह के साथ में याद करने हैं। इस प्रकार याद रखने योग्य बातों के माध्यम से लिंग, वचन और कारक को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। देखिए, परिभाषा है सबसे पहले लिंग की, जिन शब्दों से किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परिभाषा ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक के अनुसार प्रयोग किए गए चिन्हों को परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। और कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो बच्चों, आज हमने लिंग, वचन और कारक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है।
आपको इसे ध्यान से पढ़कर याद करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको याद करके कॉपी में लिखने हैं। तो देखो, लिंग की परिभाषा लिखकर उसके भेदों के नाम लिखो। वचन की परिभाषा लिखकर उसके भेदों के नाम लिखो। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन मीन्स दोनों लिंगों के शब्द यहाँ दिए हुए हैं। अगर पुल्लिंग है तो आपको उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है तो उसको आपको पुल्लिंग में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर भी सेम, एक वचन को बहुवचन में आपको बदलना है इनको। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हुए हैं उनका वचन परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको पहले उसमें वाक्य को पढ़ना है, विभक्ति चिन्ह देखना है, और ये भी देखना है कि इसमें हिमालय से गंगा अलग हो रही है तो कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके लिखने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।